ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः। नमस्कार। वैदिक तपोवन के अनेक आयामों से हम अवगत होंगे। वैदिक तपोवन के अनेक आयाम हैं, जैसे आप गीता चिंतन श्रृंखला सुनते होंगे, उपनिषद चिंतन श्रृंखला है, यहाँ का स्थायी वैदिक तपोवन है। वैसे ही एक आयाम हम नया जोड़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है शीलम परम भूषणम। तो ये 10 वर्षीय आयाम है। वैसे षण्मासीय इसके 20 भाग हमने किए हैं, और 20 भाग जो है उसका एक एक भाग षण्मासीय होगा, यानी कि 6 महीनों में एक एक भाग प्रस्तुत किया जाएगा कार्यशाला के स्वरूप में। तो 10 वर्षीय ये आयाम है शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम यानी कि शील चारित्र्य ही मुख्य आभूषण, परम आभूषण, श्रेष्ठ आभूषण है। तो ये षण्मासीय कार्यशाला होगी और 6-6 महीने में ये कार्यशाला होती रहेगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष तक ये कार्यशाला चलेगी, और कार्यशाला के कुल मिलाकर 20 भाग हमने किए हैं। अभी शीलम परम भूषणम, जिसका अर्थ होता है चारित्र, यह परम आभूषण, श्रेष्ठ आभूषण है। तो चारित्र निर्माण के मूल अगर हम देखेंगे तो एक चारित्र निर्माण कैसे हो सकता है, तो महाजनों ये नगतस्य पंथाः, महापुरुष जिस पथ पर गए उस पथ पर चलकर चारित्र निर्माण हो सकता है। दूसरा, शास्त्र शिक्षा से चारित्र निर्माण हो सकता है, शास्त्रों ने जिस प्रकार कहा। और तीसरा, जो सबसे प्रामाणिक रास्ता है, वो है वेदों ने जिस प्रकार कहा, तो उस प्रकार चलने से भी चारित्र निर्माण हो सकता है, जो कि सबसे प्रामाणिक रास्ता है, जिससे विवेक बुद्धि का निर्माण मनुष्य के भीतर हो सकता है। तो ये सबसे प्रामाणिक रास्ता कहा गया है, जिस प्रकार वेदों ने कहा उस प्रकार चलने से। तो सभी स्मृतियाँ, सभी शास्त्र वह वेदों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए जो वेदों ने रास्ता कहा गया है वो सबसे प्रामाणिक रास्ता है। वेदों का मूल अगर हम देखेंगे तो वो ब्रह्मचर्य में है, और ब्रह्मचर्याश्रम ये ब्रह्मचर्य का मूल है। यानी कि पूरे जीवन भर भी अगर ब्रह्मचर्याश्रम का वहन करना हो, वो कैसे किया जा सकता है। गृहस्थी रहकर भी कैसे ब्रह्मचर्याश्रम का वहन कर सकता है, वानप्रस्थी रहकर या तो सन्यासी रहकर भी ब्रह्मचर्य का वहन कैसे हो सकता है, और वेदों का अध्ययन कैसे हो सकता है, यह शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। मनु ऋषि ने भी बहुत अच्छी तरह से वो प्रतिपादित किया है। किंतु उसका जो मूल है वो ब्रह्मचर्याश्रम प्रथम आश्रम में है। तो ब्रह्मचर्याश्रम का पालन कर कर वेदों का अध्ययन करना और उस प्रकार से जीवन जीना, तभी गृहस्थी भी हो सकते हैं। अगर सच्चा ब्रह्मचारी कोई है तो वही सच्चा गृहस्थी हो सकता है, सच्चा गृहस्थी ही वानप्रस्थी हो सकता है, और उसी प्रकार क्रम से क्रम संन्यास का ग्रहण हम कर सकते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चारित्र निर्माण के मूल में ब्रह्मचर्याश्रम है, और ब्रह्मचर्याश्रम के मूल में सभी 10 संस्कार है। यानी कि 10 संस्कार, जब वेदारंभ संस्कार और विद्यारंभ संस्कार से लेकर यज्ञोपवीत संस्कार तक विद्यार्थी या तो बटुक का सभी संस्कारों से संस्करण हो जाता है, उसके पश्चात ही वो ब्रह्मचर्याश्रम के लिए योग्य होता है, वेदाध्ययन के लिए योग्य होता है। तो इसी प्रकार चारित्र निर्माण कैसे किया जाए, वो गर्भ संस्कार से लेकर, गर्भाधान संस्कार से लेकर 10 संस्कार तक इनका विभागीकरण करना, यही इस आयाम का मुख्य उद्देश्य है कि चारित्र निर्माण कैसे हो, जिसके मूल में वेद हो, वेद के मूल में ब्रह्मचर्याश्रम हो, और ब्रह्मचर्याश्रम के मूल में भी ये 10 संस्कार हो, जिसे बटुक को संस्कारित किया जाए। और इसीलिए ये जो पूरे आयाम है, जो शीलम परम भूषणम का आयाम है, उसके 20 विभाग किए गए हैं, और 10 वर्ष में ये विभागों की पूर्ति हो, ऐसा लक्ष्य हमारा है। तो संस्था ने इस प्रकार से ये नया आयाम प्रस्तुत किया है शीलम परम भूषणम, जिसमें 10 संस्कार समाहित है, और 10 संस्कार 20 भागों में विभाजित है। एक एक भाग षण्मासिक है, जो 6-6 मास के भीतर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अभी ये जो पहला आयाम है, जिसका नाम दिया है गार्हपत्य कार्यशाला, तो ये 20 जो आयाम है उसमें से सबसे पहला आयाम है गार्हपत्य कार्यशाला, यानी कि गृहस्थी जो है उनके लिए ये कार्यशाला रखी गई है। अभी गार्हपत्य के कुछ मुख्य अर्थ अगर हम देखें तो गार्हपत्य का अर्थ होता है गृहपतेः भावः। गृहपति का जो भाव होता है उसे गार्हपत्य कहा जा सकता है। गृहपति यानी कौन, तो घर को जो संभालने वाला है उसे गृहपति कहा जाता है। घर में जो रहते हैं या तो घर को जो संभालते हैं, इतना मात्र गार्हपत्य का अर्थ ना होकर गृहस्थी यानी कि घर को जो संभालने वाला, वो किस तरह संभालने वाला, गृहस्थाश्रम संभालने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके लिए मुख्य 3 बातें चाहिए। जो कामाग्नि में वैराग्य का हवन करे वो है गार्हपत्य।
कामाग्नि एक बहुत बड़ा अग्नि होता है, उसमें वैराग्य का हवन जो कर पाए वो सच्चा गृहस्थी होता है, वो सच्चा गार्हपत्य होता है। क्रोधाग्नि में क्षमा का जो हवन कर पाए वो होता है गार्हपत्य। तो क्रोधाग्नि में भी क्षमा का हवन करने की शक्ति जिसमें होती है उसे ही सच्चा गृहस्थी, उसे ही सच्चा गार्हपत्य कहा जाएगा। और उदराग्नि यानी कि भूख, उदराग्नि में अनशन का जो हवन कर पाए उसी को सच्चा गार्हपत्य कहा जाएगा। तो ऐसी बहुत बड़ी गार्हपत्य की व्याख्या है जो हम शिविर में फिर से वो सच्चा गृहस्थी हम कैसे हो पाए, सच्चे गार्हपत्य हम कैसे हो पाए, वो हम विस्तार से देखने वाले हैं। किंतु गार्हपत्य का ये मुख्य अर्थ हो सकता है। दूसरा, जब विवाह होता है और विवाह के पश्चात जो अग्नि यज्ञ कुंड में होता है उसी अग्नि को हम घर पे लाते हैं और उसी अग्नि के द्वारा पाचन का काम या तो धूप का काम या तो फिर से जो अग्निहोत्र का अग्नि प्रज्वलित होता है उसका काम वही अग्नि से होता है। वो जो अग्नि हमने संभाल कर रखा है उसको भी गार्हपत्य अग्नि कहा जाता है। तो ये वैदिकों की, आर्यों की ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि अग्नि को हम साक्षी में रखकर कोई भी कार्य करते हैं और उसी कार्य को संपन्न करने के लिए फिर से अग्नि देवता को साक्षी रखते हैं और तेजस्वी जीवन जीते हैं। प्रजा यही गृह मेधिनाम, जैसे कालिदास जी कहते हैं कि प्रजोत्पत्ति के लिए, प्रजा के लिए, संतति के लिए, बेटे के लिए नहीं, पुत्र के लिए भी नहीं, ये सभी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो बेटे के लिए नहीं, पुण्डाम नरकत्रायते, जो नरक से पिता को निकाले वो भी नहीं, लेकिन संतति के लिए जो संस्कृति का संवर्धन संरक्षण कर पाए और पूरे समाज को उस रास्ते पर लेके जो आ सकता है, ऐसे संतति के लिए जो प्रजा ये गृह मेधिनाम, जो गृहस्थी बनता है, जो गृहस्थाश्रम का स्वीकार करता है, ऐसे ब्रह्मचारी को गार्हपत्य कहा गया है। तो इस तरह से गार्हपत्य की व्याख्या है और उसका प्रतीक जो यज्ञीय वैदिक विवाह में जो यज्ञ होता है और उसका जो अग्नि है वो उसका साक्षी है, वो उसका प्रतीक है। तो उसी अग्नि को गार्हपत्य कहा जाता है। तो सबसे पहले एक पुरुष को चाहिए कि वो सच्चा गृहस्थी होकर, सच्चा पति होकर गार्हपत्य बने, उसको गार्हपत्य कहा जाता है। 3 प्रकार के अग्नि वेदों में कहे गए हैं। एक गार्हपत्य अग्नि है, एक आहवनीय अग्नि है और तीसरा एक दक्षिणाग्नि है। तो पुरुष को चाहिए कि वो सच्चा पति होकर गार्हपत्य बने, एक स्त्री को चाहिए कि वो सच्ची पत्नी होकर दक्षिणाग्नि बने और एक गुरु को चाहिए कि वो सच्चा गुरु होकर आहवनीय अग्नि बने। तो इस प्रकार से ये तीनों अग्नि जब मिलेंगे, ये तीनों अग्नि जब खड़े होंगे तभी वैदिकों की जय जयंतु वैदिकाः हो सकता है, तभी संस्कृति खड़ी हो सकती है। वेदों के मूल में ये 3 अग्नि होने चाहिए। ये तीनों लोग जब तप करेंगे, ये तीनों लोग जब यज्ञ करेंगे और संस्कृति की नींव में ये तीनों लोग जब जाएंगे, ये तीनों अग्नि जब प्रज्वलित होंगे तभी संस्कृति खड़ी हो पाएगी, ऐसा समझ लीजिए। तो ये गार्हपत्य कार्यशाला है जिसका मुख्य उद्देश्य है गार्हपत्य खड़ा करना, एक गृहस्थी खड़ा करना, एक गृहस्थाश्रम आदर्श रूप में खड़ा करना। उसके लिए जो पूर्व तैयारियां हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, तो इतने जो विविध संस्कार है जिससे अपने बटुक को, अपने बच्चे को संस्कारित करना, विद्यार्थी को संस्कारित करना, और 10 संस्कार उसके संपन्न कर यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब इतने 10 संस्कारों से संस्कारित जो व्यक्ति है वो तपोवन में जाने की योग्य होता है, वो गुरुकुल में जाने की योग्य होता है। तो यहाँ तक कि हमारी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी निभाकर ही एक गृहस्थी, एक गार्हपत्य हो सकता है। एक पति जो है वो सही अर्थ में एक गार्हपत्य हो सकता है, एक माता जो है वो सही अर्थ में एक दक्षिणाग्नि हो सकती है, और ये दोनों मिलकर यज्ञ कर सकते हैं और ऐसे यज्ञ से संस्कृति संपन्न हो सकती है। तो इस तरह से एक आदर्श गृहस्थाश्रम अगर जीना है, वैसे तो कुत्ता कुत्ती भी मिल जाते हैं, पशु भी मिल जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। तो पशुओं में और मनुष्य में ये 4 चीजें कॉमन है, समान है, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो ये 4 चीजें हमारी ही तरह पशु भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में कुछ विशेष क्षमताएं हैं। मैन इज रैशनल एनिमल ऐसा हम कहते हैं, तो वो विशेष क्षमताएं बाहर आनी चाहिए तभी गृहस्थाश्रम कहा जाएगा। वरना 2 जन आके मिल गए, उनका विवाह हो गया, ये गृहस्थाश्रम नहीं है। इसलिए सच्चे अर्थ में गृहस्थाश्रम खड़ा करने के लिए, सच्चे अर्थ में गृहस्थी का दायित्व निभाने के लिए ये गार्हपत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें ऐसे लोग जो गृहस्थी सच्चे अर्थ में होना चाहते हैं, जो अपना सच्चे अर्थ में कर्तव्य निभाना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कार्यशाला का भाग हो सकते हैं। तो यही ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। आपने अगर अपना कर्तव्य ठीक से निभाया है, हम ठीक से अगर गृहस्थाश्रम का अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बाद आगे जो प्रश्न है, या तो आगे 10 वर्षों के बाद आगे का जो कर्तव्य है उसके लिए संस्था की तैयारियां चल रही है और संस्था उसके लिए तैयार है, वैदिक तपोवन उसके लिए तैयार है कि आगे आहवनीयाग्नि
के रूप में जो प्रज्वलन करना है, उसके लिए ये संस्था तैयार है कि बटुक का अगर ये सब संस्कार 10 संस्कार अगर हो गए हैं तो उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद तपोवन की पद्धति उसको कैसे दी जाए, उसके बाद आह्वनीय अग्नि के रूप में किसे जलना है, तो उसके लिए ये संस्था तैयार है। तो लेकिन पहले ये 10 संस्कार अगर इनकी समाप्ति अच्छी तरह से होती है तो वो गृहस्थाश्रम चरितार्थ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दिव्य संतति की इच्छा जिनको भी है, दिव्य संतति जो पाना चाहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही ये ओवरनाइट एक रात में हो जाए ऐसी ये बात नहीं है। उसके लिए वर्षों की तपश्चर्या हमें करनी पड़ेगी। तो आहिताग्नि जो भी है, गार्हपत्याग्नि जो भी है और दक्षिणाग्नि जो भी है, यानी कि माता पिता और शिक्षक, यानी कि ये तपोवन और आप यानी कि माता पिता, ये तीनों को मिलकर चलना पड़ेगा और तब जाके संस्कृति की नींव यानी कि ब्रह्मचर्याश्रम की नींव हम डाल पाएंगे। तो इसीलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो गार्हपत्य कार्यशाला का ये मुख्य उद्देश्य है, जिसमें संस्कारों का समावेश होगा। 10 संस्कारों का मुख्य समावेश इसमें किया गया है। कुछ सूचनाएं विशेष है जो कि हम ध्यान में रखेंगे। कार्यशाला 22 घंटे की होने वाली है। 25 तारीख को शाम को 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। 25 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर 26 तारीख शाम को 4 बजे तक ऐसे 22 घंटे की कार्यशाला होने वाली है। तो इस कार्यशाला में समयानुसार आना यह प्रथम कर्तव्य है। दूसरे दिन 4 बजे तक यहीं पर रुकना होगा और रात को भी यहीं पर रुकना होगा। तो ये विशेष सूचनाएं हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि समझ लीजिए कि हमारा घर तो नज़दीक ही है या तो यहाँ पर ही है तो हम यहाँ घर पे जाके रुक जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। रात को भी आपको यहीं पर रुकना है। 22 घंटे की कार्यशाला है तो 22 घंटे यहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरी बात, यहाँ पर आने वाले जो भी व्यक्ति है वो दंपत्ति में ही आएंगे, 2 जन साथ में ही आएंगे, क्योंकि गृहस्थी के लिए कार्यशाला है तो 2 जनों की आवश्यकता है ही। उसमें साथ में अगर कोई बालक हो तो बालक को हम नहीं ला सकते, सिर्फ 2 जन ही आएंगे और 2 जन आकर यहाँ पर रहेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि अगर अकेले आ सकते हैं तो नहीं, अकेले नहीं आ सकते, दंपत्ति में ही आना है। ना ही अकेले आ सकते हैं, ना ही बच्चे को कोई साथ में लेकर आ सकते हैं और रात्रि पर यही रात भर आपको रुकना होगा। दूसरी एक बात, आने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। तो सूचित नंबर मैं जो कर रहा हूँ वो वही नंबर पर सूचित करना है, पंजीकरण करवाना है। ऑनलाइन भी हो सकता है, तो उस नंबर से आप लिंक ले लीजिएगा। नंबर मैं बोलता हूँ 9737434001 97 374 34 001। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ 9737434001 97 374 34 001। जो भी नव दंपत्ति है, इसमें आने की योग्यता इतनी है कि जो भी नव दंपत्ति है वो आ सकते हैं, नवविवाहित जो भी है वो आ सकते हैं। दिव्य संतति जिनको भी चाहिए वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कि दिव्य संतति की इच्छा है ऐसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक संतति हो चुकी है और दूसरे संतति के लिए अभी प्रयास चल रहा है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, ऐसे भी नव दंपत्ति, ऐसे भी विवाहित व्यक्ति, ऐसे भी गृहस्थी यहाँ पर आ सकते हैं। एक अवधि रखी गई है, वो निश्चित अवधि तक हमें पंजीकरण करवाना है। 20 तारीख अगले महीने की, 6वें महीने की 20 तारीख तक पंजीकरण हो सकता है, तो तब तक कृपया पंजीकरण करवा दे। अभी तक 30 लोगों का, 30 दंपत्तियों का पंजीकरण हो गया है। क्षमता 50 दंपत्तियों की होने से जिनका पंजीकरण हो जाएगा, पहले जिनका पंजीकरण होगा उन्हीं को पहला अवसर दिया जाएगा। तो 50 दंपत्तियों की क्षमता होने से पहला जिनका पंजीकरण हो जाएगा तो उनका पंजीकरण लिया जाएगा और बाद में पंजीकरण स्थगित कर दिया जाएगा। इसलिए 20 तारीख, 6ठे महीने की 20 तारीख तक पंजीकरण हो पाएगा। व्यवस्था हेतु 50 दंपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाएगा। और कार्य की जो सूचना है, कार्य की जो सूची है, यहाँ पर कार्यक्रम कौन कौन से होंगे, इन कार्यक्रमों के विषय में पूरे दिनचर्या क्या होगी और उनके विषय क्या होंगे, उनके विषयों के विषय में अगले रविवार को फिर से एक बार प्रसारण वीडियो के माध्यम से किया जाएगा, तो वो भी आप सुन सकते हैं। अभी के लिए जो कार्यशाला क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये कौन सा आयाम है, षण्मासिक आयाम है, 10 वर्षों तक ये आयाम चलने वाला है, तो इनकी जो माहिती है वो अभी दी गई है। विशेष प्रसारण अगले रविवार को फिर से किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जयन्तु वैदिकाः।